एनल फिशर एक बहुत तकलीफ़ दह मर्ज़ है। मरीज़ आपके पास आता है कि उसको पखाने वाली जगह पर बहुत शदीद दर्द होती है, और ये जो दर्द है ये पखाना करने के अमल में इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान गुलाम सलानी, और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपके काफ़ी डाउट्स और जो आप चीज़ें हमसे पूछना चाह रहे हैं किसी एक्सपर्ट से, तो एक्सपर्ट हमारे पास हैं डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब, उनसे आप जान सकते हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनल फिशर। व्हाट इज़ द एनल फिशर? इसके अलावा इसकी अलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, क्या इसके बग़ैर ऑपरेशन के इलाज मुमकिन है, और साथ साथ बहुत सी होंगी आम बातें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारा सवाल है कि एनल फिशर क्या है? थैंक यू वेरी मच सरानी। यार, हम लोग आप जैसे हमारे नाज़रीन भी देख रहे होंगे, हम पिछले कुछ दिनों से जो पखाने वाली जगह की जो बीमारियां हैं उनकी बीमारियों के बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह से चलते चलते आज हम कुछ स्पेसिफ़िक बीमारियों के बारे में बात करेंगे। पहले हमने कुछ जनरल बातें की हैं, कब्ज़ के बारे में, बवासीर के बारे में, इस जगह के ऑपरेशंस के बारे में। तो अब आपको हम मुख्तलिफ़ बीमारियां जो हैं उनके बारे में एक एक करके हम बीमारी जो है ना वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बीमारी जिसका हम जिक्र करना चाह रहे हैं वो एनल फिशर है। एनल फिशर बेसिकली जो है ना वो एक पखाने वाली जगह पे एक ज़ख़म बन जाता है, जिस बीमारी को हम एनल फिशर बोलते हैं। ज़ख़म बेसिकली जो है ना ये पेशेंट की वजह से बन जाता है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में बड़ी डिटेल में आपके साथ बात कर चुके हैं। कुछ बातें हम आज रिपीट भी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपसे भी सजेशन, आपकी भी गुजारिश आपसे होगी कि वो भी वीडियो देखें ताकि आपको इस बीमारी के बारे में मुकम्मल जानकारी जो है ना वो मुयस्सर हो सके। फिशर ना एक ऐसी बीमारी है जिसमें पखाने वाली जगह पर जो है ना एक ज़ख़म बन जाता है, और वो ज़ख़म बनता है कब्ज़ की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन हमने अपनी पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में उसमें बात की। सारे वो लोग जिनको पखाना 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा नहीं आता, पखाना करते हुए ज़ोर लगाना पड़ता है, या पखाना जो है उनको सख्त आता है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिस अमल को करते हुए पखाने की जगह पर ज़ख़म आ जाता है। और ये जैसे ये ज़ख़म आता है तो इस ही बीमारी को हम एनल फिशर बोलते हैं बेसिकली। तो सर, इसकी फिर जो अलामात हैं वो किस तरह से हमें पता चलती हैं कि अलामात इसकी ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं? यानी जो जब भी किसी मरीज़ को एनल फिशर बनता है ना, तो एनल फिशर एक बहुत तकलीफ़ दह मर्ज़ है। मरीज़ आपके पास आता है कि उसको पखाने वाली जगह पर बहुत शदीद दर्द होती है, और ये जो दर्द है ये पखाना करने के अमल में इसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों को ये जो दर्द है ये जलन की सूरत में महसूस होती है, कि उनको ऐसे लगता है कि पखाने वाली जगह पे बड़ी शदीद जलन हो रही है। इसी तरह से कुछ ना कुछ खून का बहना भी इस बीमारी के साथ मुंसलिक है। कुछ लोगों को ऐसे और लगता है कि उनको जी खून भी आ रहा है, लेकिन जो मेन सिम्टम है इस बीमारी की वो पखाने की जगह पे दर्द की शिद्दत का होना है। कि अगर तशख़ीस करने की कोशिश की जाए तो जो है जो सरानी जो एनल फिशर की जो बीमारी है, इस बीमारी में हमें किसी भी टेस्ट की या किसी भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। हमें एक माहिर मुआलिज से मिलने की ज़रूरत है जो कि मुआयना करके हमें ये बता सकता है कि आपको इस टाइम जो तकलीफ़ है, जो बीमारी है, जो आपको पखाने की जगह पे शदीद दर्द हो रही है, उसकी जो वजह है वो एक ज़ख़म का होना है जिसको हम एनल फिशर बोलते हैं। इस बीमारी की तशख़ीस के लिए हमें किसी हाई फाई इन्वेस्टिगेशन या किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये सिर्फ़ एक माहिर मुआलिज से आप मिलें और उससे अपना मुआयना कराएं तो वो आपकी तशख़ीस कर सकता है कि आपको एनल फिशर की बीमारी है। का इलाज कोई मुमकिन है कि बग़ैर जो ऑपरेशन है उसके किया जाए? बिल्कुल। इसलिए मैं आपको बड़ा ज़ोर दे के ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एनल फिशर की बीमारी है 90% लोगों में बग़ैर ऑपरेशन के ठीक हो जाती है। वो लोग जिनको एनल फिशर की बीमारी है 90% लोगों में ये बीमारी बग़ैर दवाई के, सिर्फ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कुछ तरीक़ाकार हैं दवाई के जिनको हम इस्तेमाल करें तो वो उसके साथ ये इनको मुकम्मल तौर पर इस बीमारी का ख़ात्मा हो सकता है।
इन चीज़ों में जो कि हमने तरीका इलाज हैं ऑपरेशन के बगैर, उसमें उसके 3 हिस्से हैं, जिसमें से पहला हिस्सा कुछ दवाइयों का लगाना है। 2 तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें से एक वो दवाई है जिसको हम GTN बोलते हैं, ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट इसके अंदर होता है। ये दवाई हमें मटर के दाने के बराबर लेके पखाने वाली जगह के बाहर की तरफ इसका मसाज करने की ज़रूरत है, ज़ख़म पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिन में कम से कम 3 मरतबा ये अमल दोहराया जाना चाहिए। इसी तरह से एक और क्रीम है जिसमें ज़ाइलोकेन जिसका नाम है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 5% हमें मिलनी चाहिए। वो 5% हमें पखाना करने से पहले ज़ख़म के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। कम से कम आधा घंटा पहले ये अमल करें ताकि जो पखाने की जगह की जो दर्द है जो कि पखाना करते हुए ज़्यादा हो जाती है, वो उस दर्द की शिद्दत में थोड़ी कमी हो सके और जो पखाना करने का अमल है वो बग़ैर दर्द के पूरा हो सके। तो इस पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया वो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल है। इसी तरह से इस बीमारी के इलाज का जो दूसरा हिस्सा है वो नीम गर्म पानी के अंदर बैठना है। नीम गर्म पानी इतना गर्म पानी हो कि जितना आपका जिस्म बर्दाश्त कर सके। एक टब में पानी लेके आप इस तरह से बैठें जैसे हम WC पे बैठते हैं, और हमारा मकसद ये है कि पखाने की वो जगह जहाँ पर दर्द है उस जगह पर पानी लगे, वो जगह पानी में डिप हो, वो जगह पैंदे के साथ टच ना हो, ताकि पानी वहाँ पर लगे और उस जगह की टकोर हो। उस जगह की टकोर होगी तो उससे दर्द की शिद्दत में कदरे अफाका होगा। ठीक। इसी तरह से ये बात को ज़हन में रखें। कुछ लोग हमसे आके बार बार पूछते हैं कि पानी के अंदर पायोडीन डालनी चाहिए, पानी के अंदर डिटॉल डालें या पानी के अंदर नमक डालें। तो ये बात को ज़हन में रखें कि जो पखाने की ये जो जगह है ना, इस जगह को हम साफ़ नहीं कर सकते, और हमारा मकसद भी उसको बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री करना नहीं होता। हमारा मकसद तो यहाँ पर गर्म पानी का मकसद सिर्फ टकोर करना है। टकोर करें ताकि यहाँ पर जो दर्द की शिद्दत है उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ पानी के साथ होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ये ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पखाने की जगह का जो कंट्रोल है उस पट्ठों को हमने काटना होता है। उस पट्ठे को जब हम काटते हैं तो वो पट्ठा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, वहाँ पर खून की मिकदार सर्कुलेशन बढ़ती है और इस तरह से उस ज़ख़म को भरने में मदद मिलती है। लेकिन इस बात को ज़हन में रखें कि ये ऑपरेशन बार बार नहीं किए जाने चाहिए। ये ऑपरेशन जब हम बार बार कर रहे होंगे तो ये जो पखाने की जगह का जो कंट्रोल है ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाएगा, या आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाएगा, और बार बार ऑपरेशन करने से ये कमज़ोरी इस हद तक जा सकती है कि पखाने का कंट्रोल हमारे पास ना रहे और हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें पैम्पर का सहारा लेना पड़े। इसलिए मैं बार बार ये बात करता हूँ कि इस बीमारी का इलाज ऑपरेशन के बगैर ढूंढें। अपनी पूरी कोशिश करें कि ये जो मैंने आपको 3 तरीक़ाकार बताए इस बीमारी को इस ठीक करने के लिए, उसको दिलो जान से उसके ऊपर अमल करें ताकि आप इस बीमारी के ऑपरेशन से दूर रह सकें। वो कब्ज़ को ठीक रखना है। ये फिर वही बात होगी जो हम पिछली आपकी वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि हम कॉन्स्टिपेशन, वो लोग खुश रहते हैं, वो लोगों की कब्ज़ बड़ी कंट्रोल रहती है जो पानी का इस्तेमाल कदरे ज़्यादा करते हैं, जो लोग सब्ज़ियां और सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जो इसबगोल का छिलका रूटीन में अपनी खुराक का हिस्सा रखते हैं। कॉन्स्टिपेशन से लोग बहुत तंग होते हैं जो पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, जो लोग नान और कढ़ाई खाने के बहुत शौकीन होते हैं, जो लोग फ़ास्ट फूड और बेकरी आइटम्स खाने के बहुत शौकीन होते हैं। इन बातों की डिटेल आपको हमारी पिछली वीडियो में भी मिल जाएगी। तो ये जो हमने आपसे 3 डिफरेंट तरह की बात की है कि आपने नीम गर्म पानी में बैठना है, आपने कुछ क्रीमों का इस्तेमाल करना है, और आपने इसी तरह से जो कॉन्स्टिपेशन है उसको कंट्रोल करना है। इस बात को ज़हन में रखें कि ये सारे जो तरीका इलाज हैं, इन तीनों को इकट्ठा करके हमें कम से कम 4 से 6 हफ़्ते इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक हफ़्ते के अंदर मोर देन 50% इम्प्रूवमेंट आ जाती है, लेकिन कि अगर जैसे ही हफ़्ते के बाद या 2 दिन के बाद या 2 हफ़्तों के बाद जैसे कि अगर कोई सख्त पखाना आ गया या हमें कोई किसी पखाने पे ज़ोर लगाना पड़ गया, तो इस बात को जहन में रखें वो जो हफ़्ता या 2 हफ़्ते गुजर गए थे उसकी टाइमलाइन फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगी और फिर वहाँ से फिर आगे 6 हफ़्ते पे बात शुरू हो जाएगी। इसलिए बात को जहन में रखें कि ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली 6 हफ़्ते के लिए करने की ज़रूरत है ताकि एक ही दफ़ा में बीमारी का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो सके और आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें।
ऑपरेशन है फिर किस वक्त जो है हमें करवाना चाहिए, कब महसूस होता है कि अब ऑपरेशन हो? ऑपरेशन में आपको जैसे मैंने आपको बताया कि सारे वो लोग ये तरीका इलाज शुरू करें और एक हफ़्ते के अंदर 50% या उससे ज़्यादा चीज़ों में बेहतरी ना आए, उन लोगों को ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। सारे वो लोग जो ये तरीका इलाज पूरा कर लें लेकिन फिर भी उनको अफाका ना हो इसके बारे में, तो उन लोगों को भी ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। तो मरीज़ को क्या एहतियातें करनी चाहिए? ऑपरेशन ध्यान में रखें, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है सरानी, जो हम लोग सुबह आपको 3 से 4 घंटे खाली पेट हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है। इस ऑपरेशन का दौरानिया 10 से 15 मिनट का है और उसके बाद अगले 3 से 4 घंटों में बंदा घर भी जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन के बाद एहतियात की ज़रूरत नहीं है। एहतियात अगर है तो वो सिर्फ़ कॉन्स्टिपेशन की है। उस बात को जहन में रखें। लोग ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन करा लिया, ऑपरेशन करने के बाद कुछ अरसे के बाद उनको फिर दोबारा कहीं कब्ज़ का ख्याल ना रखा, कोई सख्त पखाना आ गया या पखाना करते हुए ज़ोर लगाना पड़ गया तो वो ज़ख़म दोबारा बन जाता है, एनल फिशर दोबारा हो जाता है। इसलिए ये ऑपरेशन जहन में रखिएगा, इस बात की गारंटी नहीं है कि ये बीमारी दोबारा कभी नहीं होगी। ये बीमारी का जो ऑपरेशन है वो एनल फिशर का ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन एनल फिशर बेसिकली बना कॉन्स्टिपेशन की वजह से था। ऑपरेशन कॉन्स्टिपेशन के लिए नहीं किया गया। इसलिए ऑपरेशन करने के बाद भी अगर हम अपने एहतियात नहीं करते, हम कॉन्स्टिपेशन को ठीक नहीं करते, तो ऑपरेशन के बाद भी ये बीमारी होने का दोबारा इम्कान रहेगा। इसलिए ये बात मैं फिर दोबारा वही बात करूंगा कि अपनी पूरी कोशिश करें कि इस ऑपरेशन से बचें और इस बीमारी का इलाज बग़ैर ऑपरेशन के दवाइयों के साथ करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि सबसे मेन चीज़ जो है ना वो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, उसको हल रखना है, ऐसे ही है ना कुछ? बिल्कुल। हमारे एक बड़े कहा करते थे कि अगर हम खाना अच्छी तरह से खाएंगे तो हम कॉन्स्टिपेशन से भी बहुत दूर रहेंगे। तो अच्छा और हेल्दी खाना खाएं ताकि हम कब्ज़ से दूर रहें। कब्ज़ से दूर रहेंगे तो कब्ज़ एक बहुत सारी बीमारियों का मंबा है, उनसे बहुत दूर आ जाएगा। उसमें से एक बीमारी है जो आज हमने आपके सामने डिस्कस की। बाकी भी बीमारियों में आइंदा वीडियोज़ में हम आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाज़रीन, आज की वीडियो मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी हमारे लिए और बहुत अच्छे मैसेज थे, बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मेज़बान गुलाम सरानी और डॉक्टर ज़ीशान सरवर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।